नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। कांग्रेस पार्टी ने जिस मानसिकता से 25 जून 1975 को देश पर आपातकाल थोपा था, आज 50 साल बीत जाने के बाद भी वही मानसिकता उसके भीतर जीवित है। कुर्सी जाने के कारण सत्ता हथियाने के लिए इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया था और अब 10 साल से सत्ता से दूर कांग्रेस पार्टी एन केन प्रकारेण सत्ता हथियाना चाहती है। राहुल गांधी पीएम मोदी को तानाशाह बताते हैं, पर कांग्रेस ने देश में 51 बार राष्ट्रपति शासन लगाया था, 50 बार चुनी हुई राज्य सरकार को बर्खास्त किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि तानाशाही रवैया किसका था? संविधान और लोकतंत्र की हत्या किसने की? तानाशाही कांग्रेस के रग रग में है, लेकिन तानाशाह मोदी है। खैर, आज इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर राहुल गांधी पूरी तरह से एक्सपोज्ड हो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने जो रणनीति बनाई वो आज संसद में फेल साबित हुई। पूरे देश भर में काला दिवस मनाया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज मुंह छिपाती घूमती फिरती नजर आई। तो आज लोकतंत्र के काला दिवस पर चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बता दें, आंध्र और कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी की मुसीबत बढ़ती जा रही है। कर्नाटक के मंत्रियों ने एक बार फिर राज्य में 3 उप मुख्यमंत्रियों की मांग तेज कर दी है। तो वहीं राहुल गांधी का वायनाड से इस्तीफा भी मंजूर कर लिया गया है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आज लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन है, लेकिन राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के किसी भी नेताओं ने आज इस पर कोई जवाब क्यों नहीं दिया? बीजेपी बार बार सवाल पूछती रही। क्योंकि अब चुनाव नहीं है जी। अभी अगर चुनाव होता कुछ समय में या चुनाव के बीच ये 25 जून आ गया होता तो इस समय राहुल गांधी क्रांतिकारी बन गए होते। क्योंकि पिछले दिनों राहुल गांधी ने चुनाव से पहले कुछ बातें कही थी। उसमें कहा था कि हम उस परिवार से आते हैं कि पूरे वर्क कल्चर को सरकार कैसे काम करती है उसे हम अपने बचपन से देखते आए हैं। सरकारें कैसे चलती है, दलितों के साथ कैसे अन्याय होता है सरकार के कारण, न्याय नहीं मिल पाता है उन लोगों को, और कैसे बड़े लोग सत्ता पर बैठे हुए लोगों के साथ साठगांठ करते हैं। ये क्रांतिकारी विचार तो राहुल गांधी ने चुनाव से पहले दिया था। तो आज इनकी क्रांतिकारिता कहां चली गई? इनको पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि उसी इंदिरा गांधी का जिक्र बार बार दोनों भाई बहन और इनकी माताजी ने रायबरेली के चुनाव में किया था। ये रायबरेली से ही इसकी शुरुआत हुई थी। रायबरेली से इंदिरा गांधी को राजनारायण ने चैलेंज किया था कि गवर्नमेंट मशीनरी का उपयोग करके रायबरेली का चुनाव इन्होंने जीता है। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया, इंदिरा गांधी की सांसदी चली गई। अब समस्या ये हो गई, सजा होने पर इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर नहीं रह पाएगी। सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने सिटिंग तो कर ली, लेकिन फिर भी समस्याएं वहीं की वहीं थी। इन लोगों ने सोचा अब ये समय आ गया है कि इंदिरा गांधी को हिंदुस्तान बताओ। जैसे देवकांत बरुआ कहा करता था, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। और इन लोगों ने सब मिलजुल कर एक आपातकाल थोप दिया हिंदुस्तान के ऊपर, जो देश के इतिहास का, लोकतांत्रिक इतिहास का काला धब्बा है, काला अध्याय है। लेकिन उस काले अध्याय को अगर इतिहास के पन्नों से हटा दोगे तो क्या इतिहास में वो पूरी तरह से मिट जाएगा? कोई ना कोई तो उसे बताने के लिए चाहिए कि देखो ऐसा समय भी आया था, और पीएम मोदी यही बात कर रहे हैं। शर्म तो आनी चाहिए उन नेताओं के जो राहुल गांधी के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और जिनकी उपज ही आपातकाल विरोधी आंदोलन से है। डिक्टेटरशिप के खिलाफ आंदोलन चलने के लिए जिस तरीके से जयप्रकाश नारायण आगे आए, आज समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव अपने पिता मुलायम सिंह यादव से कैसे नजरें मिला पाते होंगे अगर वो आंख बंद करके कभी वार्तालाप करते होंगे स्वर्गीय पिता से, तो कैसे ये बात करते होंगे कि भाई जिन्होंने लाठियां खाई इमरजेंसी के समय में, और जो लाठी मारने वाला है उसी व्यक्ति के साथ हम बैठे हैं उसी की गोद में। कैसे ये लालू प्रसाद यादव भूल गए कि उसी इमरजेंसी के पहले के आंदोलन की उपज ये है। छात्र आंदोलन चला था, जयप्रकाश नारायण ने आंदोलन शुरू किया था इंदिरा गांधी के डिक्टेटरशिप के खिलाफ, और उसी छात्र आंदोलन की उपज लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान भी थे।
उन्हीं के इर्द गिर्द ये मुलायम सिंह यादव पैदा हुए। पूरे हिंदुस्तान की सारी अपोजिशन पार्टियां उस समय एक हुई थी। जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी, जो दोनों एक दूसरे के दूर विरोधी, उस समय भारतीय जनता पार्टी जनसंघ हुआ करती थी, दोनों ने अपने स्वतंत्र अस्तित्व को खत्म कर लिया। जनता पार्टी में सबका विलय हो गया। इसको कहते हैं अपोजिशन की यूनिटी। इसको नहीं कहते कि ये जो अभी 28 पार्टी 25 पार्टी की बात करते हैं कि अपोजिशन यूनाइटेड है और आपस में गाली गलौज कर रहे हो, चुनाव के समय एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हो और अपना सेल्फ इंटरेस्ट के कारण हमेशा एक दूसरे को धोखा देने के फिराक में रहते हो और कहते हो कि हम एक हैं। एक तुम नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर ये पता है, अंदर से ये तुम सोचते हो कि जो बातें हम कह रहे हैं कि पीएम मोदी तानाशाह हैं, वो झूठ है। अंतरात्मा की आवाज तो इन लोगों को कहीं ना कहीं कचोटती होगी। इसलिए इमरजेंसी के समय कांग्रेस को अपने अपने दफ्तरों में जाना चाहिए। इस समय इन लोगों को वहां शोक व्यक्त करना चाहिए, पश्चाताप करना चाहिए और पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी को भी सार्वजनिक माफी मांगनी चाहिए कि हमारी दादी ने जो किया, क्योंकि आज तक राहुल गांधी या प्रियंका वाड्रा या सोनिया गांधी, ये लोग अगर राजनीति में हैं और ये पद लिए बैठे हैं तो इसके पीछे इनके खानदान की भूमिका ही है। आज तक ये जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी की बात करते हैं। रायबरेली से अभी जो चुनाव जीत कर आए हैं राहुल गांधी, वहां भी अपने 3 पुश्तों की बात ही करते आए, अपनी भूमिका नहीं बताई कि रायबरेली के लोगों के लिए अब तक हमने क्या किया। क्या किया जवाहरलाल नेहरू ने, क्या किया फिरोज गांधी ने। फिरोज गांधी का नाम तो ऐसे लोग लेते नहीं है, क्योंकि फिरोज गांधी का नाम लेंगे तो फिरोज खान शब्द आ जाएगा और इसलिए उनको इस पूरे प्रकरण से हटाकर रखते हैं। लेकिन इंदिरा गांधी ने क्या किया, हमारे पिता राजीव गांधी की क्या भूमिका थी, ये सारे लोगों का जिक्र करते हुए तो वहां के लोगों को इमोशनल फूल बनाते हैं। ये जो बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं और जनता, भोली भाली जनता जो है वहां की, वो पुराने ये जो इन लोगों के सबसे बड़ा हथियार रहा है वो इमोशनल ब्लैकमेल करना, वो ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं और राहुल गांधी जैसे ऐसे व्यक्ति को समर्थन दे देते हैं जो कि बगल में अमेठी से भाग गए थे, चुनाव हारने के बाद एक बार नजर नहीं आए थे। लेकिन इन लोगों को बताना तो चाहिए कि इंदिरा गांधी ने जो किया वो गलत किया। जयप्रकाश नारायण को जेल में डाला और वो बाहर निकलने के बाद ज्यादा दिन तक जी नहीं सके, कहीं न कहीं उनको टॉर्चर किया गया था, इसके सबूत भी मिले। लेकिन फिर भी कांग्रेस की सरकारें रही, कभी भी कोई उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन नहीं किया गया। नहीं तो इमरजेंसी के समय में जितने अभी समाजवादी परिवार की पार्टियां हैं, जितने क्षेत्रीय दल है जो 1975 के बाद पैदा हुई है, वो सारी की सारी कहीं न कहीं इमरजेंसी के समय प्रताड़ित होने वाले नेताओं ने पैदा किया था। लेकिन आज ये सारे के सारे लोग एक जगह पर बैठे हैं, जिनके नेता, चाहे राम मनोहर लोहिया की बात करें, जिनको अपने सबसे बड़ा नेता मानते हैं, अखिलेश यादव के परिवार के मुलायम सिंह यादव मानते थे, अब अखिलेश यादव भी मानते हैं। ये जो लोहिया पार्क, लोहिया गार्डन, लोहिया की मूर्ति, हर जगह जाकर लोहिया की पूजा करते हैं, वो राम मनोहर लोहिया हैं जो डायरेक्ट बोला करते थे कि कांग्रेस इस देश के लिए नासूर है, इस पार्टी को खत्म हो जाना चाहिए। और उनके जो सिद्धांतों की बात करने वाली ये पार्टियां आज कांग्रेस के गोद में बैठी हुई है। लेकिन खैर, राहुल गांधी एक बेशर्म पॉलिटिशियन है। इनको अपने अंदर झांक के नहीं देखना, अपनी कमियों को नहीं देखना, पार्टी के भ्रष्टाचार को नहीं देखना है, बस एक सेलेक्टिव तरीके से मोदी और शाह को टारगेट करना है, क्योंकि ये दोनों आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों के आंखों की किरकिरी बन चुके हैं। और बेशर्मी ऐसी है, जिस बात का आपने जिक्र किया, आज पीएम मोदी ने भी कई सारे ट्वीट्स किए, तो मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि नहीं, ये तो इमरजेंसी याद है, लेकिन मोदी की तरफ से लगाए गए अघोषित आपातकाल की जानकारी नहीं। हाँ, ये तो मल्लिकार्जुन खड़गे को पता होगा कि अघोषित आपातकाल जैसे शब्द का उपयोग करते इनको जेल के अंदर डाल दिया जाता, तब मानते कि हाँ अघोषित आपातकाल है। इंदिरा गांधी ने तो ऐसे ही किया था। इंडियन एक्सप्रेस आज गवाह है, जिसके दफ्तर में लाइट काट दी जाती थी, ब्लैक पेज निकला करता था,
प्रेस के फ्रीडम को दबा दिया गया था। आज ये राहुल गांधी क्या कहता है कि सारे गोदी मीडिया हो चुके हैं, टीवी चैनल भारतीय जनता पार्टी की हो चुकी है, पत्रकार बिक चुके हैं। कहते हैं बीजेपी का सवाल है, अगर कोई पत्रकार सवाल बीजेपी का सवाल है, जो सेंसरशिप इन लोगों ने लगाया था, अखबार में कोई रिपोर्ट छापनी है, पहले सरकार के पास भेजो, वहां से अप्रूव होगा तभी आप छाप सकते हो। ये अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की बात करने वाले ये लोग, शर्म आनी चाहिए इन लोगों के उस स्टेटमेंट पर कि इतनी बुराई, इतनी आलोचना करने के बावजूद पीएम मोदी ने इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जो कार्रवाई हो रही है वो अदालत के माध्यम से हो रही है, या फिर जो कार्रवाई हो रही है इनके कुकर्मों की सजा मिल रही है। इसीलिए तो राहुल गांधी का रवैया देखिए, संसद में हंगामा खड़ा कर रहा है और कोऑर्डिनेशन सरकार के साथ नहीं है, सामंजस्य नहीं है। और इसके दूसरी तरफ जहां पर राहुल गांधी की पार्टी की सरकार है, रेवंत रेड्डी तेलंगाना से चलते हुए दिल्ली आते हैं और दिल्ली में वो क्या करते हैं, पहले राजनाथ सिंह से मुलाकात करते हैं, राजनाथ सिंह के बाद जेपी नड्डा से मुलाकात करते हैं और जेपी नड्डा के साथ वो मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते हैं। तीन मंत्रियों से इनके सीएम मुलाकात करते हैं। बात क्या करते हैं, भाई कटोरा लेकर पहुंचे हैं, हमारे यहाँ एक सैनिक स्कूल दे दो। ये कहते हैं हम टूरिज्म का हब बनाना चाहते हैं, तो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कौन है, मनोहर लाल खट्टर, उनसे कुछ प्रोजेक्ट ले लो। फिर हेल्थ सेक्टर में हमें सुधार करना है, केंद्र सरकार में जेपी नड्डा मंत्रालय उनके पास है, हेल्थ मिनिस्ट्री, उनसे भीख मांगने के लिए चले आए। आप अपने नेता को पहले समझाओ कि अगर सरकार चलाना है केंद्र और राज्य के बीच सामंजस्य बना के, तो कम से कम कोऑपरेटिव रवैया होना चाहिए, एक सहयोग होना चाहिए सरकारों के बीच कि आप भी काम कर रहे हो, हम भी काम कर रहे हैं। सकारात्मक विरोध करो, नकारात्मक विरोध मत करो। निगेटिविटी दिमाग में रखोगे तो फिर ये डिस्ट्रक्शन होगा, डिस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स होगा, कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। और विरोध तो मुझे लगता है कि पार्टी के अंदर ही हो गया है, क्योंकि कर्नाटक से खबर सामने आ रही है कि 3 डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग एक बार फिर से तेज हो गई है। क्या चल रहा है वहां पे? देखिए, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और हरियाणा, ये 3 राज्यों में कांग्रेस टूटने के कगार पर है। कर्नाटक में क्या हो रहा है, कर्नाटक में सिद्धारमैया वर्सेस डीके शिव कुमार। अब डीके शिव कुमार ने राहुल गांधी को धमकी दे डाली कि भाई आपने 2.5 साल की बात की थी, लोकसभा चुनाव खत्म हो गया, परफॉर्मेंस भी बेहतर नहीं रहा, तो ऐसे में सिद्धारमैया को मोरल राइट नहीं है कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठे रहे, हमें सीएम की कुर्सी चाहिए। अब वो डिप्टी सीएम है अभी, तो ऐसे में उन्हीं के एक मंत्री यानी कि सिद्धारमैया का गुट, सिद्धारमैया के गुट के एक मंत्री राजन्ना ने सीधे तौर पर कह दिया कि देखिए, कर्नाटक में जो चुनाव का परिणाम आया उस पर विचार करने के बाद ये लगता है कि सीएम तो एक ही होगा स्टेट में, सीएम तो 2-3 बना नहीं सकते, लेकिन उसके नीचे डिप्टी सीएम होता है, तो डिप्टी सीएम अलग अलग कम्युनिटी का बनाएं, कुछ एससी का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए और 2 अलग अलग जातियों का होना चाहिए, यानी कि 3 से 4 डिप्टी सीएम की मांग उन्होंने कर दी। उसके बाद ये मल्लिकार्जुन खड़गे का बेटा प्रियांक खड़गे, इसने भी कहा कि नहीं, जितने कैबिनेट के लोग हैं सबको डिप्टी सीएम बना दो। स्थितियां ऐसी हो गई है कि वहां डीके शिव कुमार को दबाने की कोशिश है। सिद्धारमैया का गुट है जो हावी हो रहा है कि डीके शिव कुमार स्पष्ट तरीके से मांग करें, खुलकर मांग करें अगर सीएम की कुर्सी का, उससे पहले उनको दबा दो। और दबाने का सबसे बेहतर तरीका यही है कि डिप्टी सीएम एक ही हैं, तो अगर 3-4 डिप्टी सीएम हो जाएंगे तो उनका भाव ऐसे ही कम हो जाएगा। और गुटबंदी ऐसे पैदा कर दो, एक डिप्टी सीएम बनाओ, उनको बताओ कि कम से कम 5-10 विधायकों के साथ तो आप रहो, फिर 3 डिप्टी सीएम हो जाएंगे, हमारा समर्थन बढ़ जाएगा। इसीलिए वहां पर कभी भी विस्फोट हो सकता है। डीके शिव कुमार त्रस्त हो चुके हैं, सिद्धारमैया के बार्गेनिंग से परेशान हो चुके हैं और राहुल गांधी को बार बार कह रहे हैं समस्या का समाधान करवाओ, नहीं तो कर्नाटक में कांग्रेस टूट जाएगी, पिछली बार की तरह सरकार बदल जाएगी। 18-19 महीने सरकार चली थी, कांग्रेस में विद्रोह हुआ था, जेडीएस में विद्रोह हुआ था और इन दोनों पार्टियों के टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार बनी थी। अगर वही दोहराया जाएगा तो फिर उस समय गद्दार गद्दार शब्द मत बताना, क्योंकि अभी हम सारी बातें कह रहे हैं,
बगल में आंध्र प्रदेश में भी ऐसा ही है। आंध्र प्रदेश में इस बार कांग्रेस का परफॉर्मेंस बहुत ही बदतर रहा, लेकिन 2019 में इससे भी बदतर था। 2019 में नोटा से भी कम वोट आया था कांग्रेस को, 1.17%। इस बार तो 1.72% आया है, नोटा से थोड़ा सा ज्यादा वोट आया है। लेकिन वहां पर स्थितियां ऐसी हो गई कि ये जो राहुल गांधी के टीम के लोग अभी संसद में ये कांड करने के लिए जगन मोहन रेड्डी को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आपके पास 4 सांसद है, हमारे साथ मिल जाओ ताकि मोदी को चैलेंज कर सके। तो ऐसे में वहां पर वाईएस शर्मिला जो है जगन मोहन रेड्डी की बहन, उनको कांग्रेस ने बना दिया था प्रदेश अध्यक्ष। अब भाई बहन के बीच ये झगड़ा करवा के राजशेखर रेड्डी का वोट लेना चाह रहे थे। अब हो गया दोहरा कांड। वहां पर वाईएस शर्मिला ने क्या किया कि हार की जिम्मेदारी पूरे प्रदेश कमेटी को लगा दी, तुरंत ही उसको भंग कर दिया। अब कोई किसी का पद नहीं है। और जितने 2 वहां पर वर्किंग प्रेसिडेंट हैं आंध्र प्रदेश के, उन दोनों के ऑफिस में ताला लगा दिया। पहली बार ऐसा हुआ कि वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफिस में जा रहे हैं और कांग्रेस के दफ्तर पर ताला लगा हुआ है। कांग्रेस के दफ्तर को लॉक करके वाईएस शर्मिला अपने पास रख ली। उन लोगों के किसी व्यक्ति को अंदर घुसने नहीं देना है। आंध्र प्रदेश में हंगामा इतना तेज हो गया है कि कांग्रेस अभी इसके पास कोई औकात नहीं है। लेकिन फिर भी जो बचे खुचे लोग हैं वो भी इनके साथ नहीं रहना चाहते हैं, उसी तरीके से जैसे हरियाणा में चल रहा है। हरियाणा में क्या चल रहा है? हरियाणा में किरण चौधरी ने इस्तीफा दिया, श्रुति चौधरी उनके साथ गई, दोनों मां बेटी हैं। अब कुमारी शैलजा और सुरजेवाला, जो दोनों राहुल गांधी के ठीक ठाक करीबी माने जाते हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और किरण चौधरी के बीच के टकराव में किरण चौधरी का साथ दे रहे हैं कि किरण चौधरी के साथ कुछ गलत हुआ है, हुड्डा ने गलती की है, इसी वजह से ये छोड़कर गई है भारतीय जनता पार्टी में। तो इसका मतलब है कि सुरजेवाला और शैलजा दोनों ने राहुल गांधी के खिलाफ बगावती सुर अपना लिए कि अब अगर हुड्डा को ऐसे ही आगे भाव देते रहोगे तो इसका मतलब है कि हरियाणा में फिर से कांग्रेस टूट फूट के कगार पर पहुंच जाएगी। मतलब ये जो राहुल गांधी यहां एजेंडा चला रहे हैं संसद के अंदर कि डिप्टी स्पीकर, स्पीकर का पोस्ट हमें चाहिए, जो स्थितियां बनी उससे कांग्रेस के जो नए नए सांसद आए हैं और कुछ जो वरिष्ठ सांसद हैं ये सब नाराज हैं। इनको लगता है कि जो चैलेंज सरकार को कर रहे हैं उसमें होगा क्या, डिप्टी स्पीकर या स्पीकर का पोस्ट तो हमें मिलने से रहा, लेकिन इसके बाद जो कमेटियों के अंदर हमारे नेताओं को जगह दी जाती है वो भी अब नहीं दिया जाएगा। वो फिर समाजवादी पार्टी, टीएमसी, उसके बाद जगन मोहन की पार्टी या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी, किसी पार्टी को एक एक 2-2 सांसदों को निकाल के कमेटियों में जगह दो। इन लोगों को दूर भगाओ, कांग्रेसी आसपास फटकने नहीं चाहिए। इन सारे मुद्दों के लेकर कांग्रेस इतनी घिर चुकी है राहुल गांधी के एटीट्यूड और रवैये के कारण कि अब टूट फूट धीरे धीरे ऐसे बढ़ेगी कि कांग्रेस कुछ दिन के अंदर बर्बादी की ओर बढ़ जाएगी। एक दिन बड़ा विस्फोट मतलब होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने धन्यवाद। के लिए। तो जिस मानसिकता के कारण आपातकाल लगाया गया वो आज भी कांग्रेस पार्टी में जीवित है। कांग्रेस पार्टी इससे बाहर निकल नहीं सकती और राहुल गांधी को ना तो लोकतंत्र की समझ हो सकती है और ना ही संविधान की। फिर भी राहुल गांधी इन दिनों संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। खैर, अपनी सरकार बचा ले वो काफी होगा, क्योंकि बवाल तेजी से आगे बढ़ रहा है। सिद्धरामैया के नेतृत्व वाली कैबिनेट के कुछ मंत्री वीरशैव, लिंगायत, एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदायों के नेताओं को उप मुख्यमंत्री पद दिए जाने की वकालत कर रहे हैं। डीके शिव कुमार कह रहे हैं कि पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व इस पर फैसला लेगा, तो देखना होगा ये बवाल कैसे खत्म होता है। और बवाल सिर्फ कर्नाटक में ही नहीं, हरियाणा में भी बवाल लगातार बढ़ता जा रहा है और आंध्र प्रदेश के अंदर भी कांग्रेस में बड़ी फूट की खबर सामने आ रही है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।